अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में लियारी में इमारत गिरने के हवाले से हम जो है वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के वाक़ये ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। जहां इस इमारत पे इजाफी फ्लोर कैसे बनने का सवाल एग्जिस्ट कर रहा है, वहीं ऐसी बहुत सारी इमारतें मौजूद हैं जिनके खस्ता हाल होने का ना सिर्फ रिपोर्ट की गई है बल्कि उनको गिराने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। अब अल्टरनेट प्लान क्या होगा इस हवाले से ये तो हम ज़रूर जानेंगे। इसके साथ साथ जो वाक़या पेश आया अब से 3 रोज़ कबल 3 मंजिला इमारत गिरी है लियारी में, इसमें जो अफराद जाँ बहक हुए हैं, अब तक जो रिपोर्ट है वो 27 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात मौजूद हैं। सवालात क्या हैं जो अब तक की तहकीकात में सामने आए हैं वो ये हैं कि 3 मंजिला इमारत जब गैर कानूनी करार दे दी गई थी तो फिर इस पर इजाफी फ्लोर्स कैसे तामीर हुए, किसने इजाज़त दी, और अगर किसी की इजाज़त के बगैर, क्योंकि ऑलरेडी इसे गैर कानूनी करार दिया गया था, ऐसी बहुत सारी इमारतें कराची में अब भी मौजूद हैं जिन्हें गैर कानूनी तामीर किया गया है। उन्हें गैर कानूनी करार तो दे दिया जाता है लेकिन उनके लिए कोई अल्टरनेट प्लान्स नहीं होते, उन पर चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि अगर यहाँ पर घर तामीर कर दिए गए हैं, लोगों को रहने का अलाउ कर दिया गया है, इजाज़त दे दी गई है कि लोग रह सकते हैं, तो फिर उनकी जान की हिफाजत कैसे होगी। जब मखदूश इमारत पर तामीरात जारी थी तब SBCA की विजिलेंस टीम ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया था? एक तो इल्लीगल, उस पे सोने पर सुहागा ये कि इजाफी फ्लोर तामीर करने की भी इजाज़त दे दी गई। बिल्डिंग को खतरनाक करार देने वाली टीम ने 5 मंजिला इमारत के दस्तावेजात में क्यों 3 मंजिला दिखाया? आखिर इसका जवाब दे कौन है, आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इस सब के दौरान ज़िलाई इंतज़ामिया क्या सो रही थी? क्योंकि रातम रात तो तामीरात नहीं होती, 2 मंजिलें तामीर करने की बात है। ये किसी सुई के गुमने की या सुई ढूंढने की बात नहीं हो रही है। 2 मंजिलें एक रिहायशी इमारत में 2 अदद स्टोरीज बिल्ड कैसे हो गई अगर वो इमारत इल्लीगल थी? जवाब दे कौन है, ये सवाल ज़रूर आज हम उठाएंगे। जब गैस बिजली मुनक़ता करने के लिए मुतल्लिका इदारों को ख़त लिखा गया तो गैस बिजली पानी की फराहमी क्यों डिस्कनेक्ट नहीं हुई? क्या इन महकमों तक वो तमाम खतूत गए ही नहीं जो गैस बिजली और पानी मुनक़ता करने के हवाले से भेजे गए थे? बहुत सारे सवालात हैं जिन्होंने तमाम मुतल्लिका महकमा जात की कारकर्दगी पर न सिर्फ पॉइंट आउट उन्हें किया है बल्कि उनसे जवाब भी तलब कर लिया है, और सवालिया निशान लगाते हुए अब ये देखना है कि इस सान्हे में जाँ बहक होने वाले और ज़ख्मियों के दुख का अजाला कैसे मुमकिन हो सकेगा, और क्या गारंटी है कि आने वाले वक्त में ऐसा कोई हादसा दोबारा रोनुमा नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने शहर कायद में इंतहाई खस्ता इमारतों को गिराने का फैसला कर लिया है। ये फैसला खुशाइन तो नज़र आ रहा है लेकिन क्या इसके लिए कोई अल्टरनेट प्लान है? क्या उन इमारतों में रहने वाले अफराद को घर की फराहमी यकीनी बनाने के हवाले से भी कोई बात की गई है या नहीं की गई? प्लानिंग क्या हो रही है? ज़रा इस हवाले से जानने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है तारुफ कराते गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में ऐसा सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सज्जाद तरीन साहब मौजूद है, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर सहाफ़ी फ़ारूक मुराई साहब हमें ज्वाइन करें, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। सीनियर सहाफ़ी अफजल नदीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अफजल नदीम साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। फ़ारूक मुराई साहब, ज़रा ओवरऑल ये गुज़श्ता रोज़ जो ये 3 दिन पहले ये वाक़या पेश आया कराची के इलाके लियारी में, ज़रा इस इमारत गिरने के हवाले से और अब तक जो रिपोर्ट हुई है 27 अफराद मेरे मुताबिक जो अभी मुझे इतलात दी गई हैं कि 27 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं। सर ज़रा इस हवाले से मज़ीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इसमें जो है ना 27 अफराद जो है हलाक हुए थे और 11 ज़ख्मी हुए थे। इसमें यह है कि साल 2022 में इस बिल्डिंग को बिल्कुल जो है ना इंस्पेक्शन के बाद जो है ना नाकाबिल रहाइश करार दिया गया था, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर उसको डिमोलिशन करने में कोई भी जो है ना कदम नहीं उठाया गया, लापरवाही की गई, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। इस वक्त भी कराची के अंदर 51 ऐसी इमारतें हैं जो बिल्कुल ख़तरनाक हैं और वो किसी भी वक्त जो है ना गिर सकती हैं। वज़ीर आला सिंध की सदारत में जो आज जो बात हुई है उसमें सबसे पहले कमिश्नर कराची को ये हुक्म दिया है वज़ीर आला ने कि सबसे पहले उन 51 इमारतों को डिमोलिशन के अहकाम जारी करें, बल्कि अपने निगरानी में उनको जो है ना डिमोलिश करें। ठीक है। इसमें देखा जाए तो जो है ना ठेकेदार के अलावा तीन मंजिल की इसमें जो है ना इजाज़त ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर 3 मंजिल और चढ़ा दी गई थी और वहाँ पर 13 फैमिलीज रहाइश पजीर थी।
उसमें से क्योंकि जो ना वर्किंग डे था जिस वक्त वाक़या हुआ, तो ज़्यादातर लोग घर से बाहर थे। अगर सबके सब रात के टाइम ये वाक़या होता तो शायद ये और ज़्यादा जो 50-60 अफराद के जो है ना कि मौत वाक़ हो जाती। अभी देखना ये है कि इसमें मज़ीद कार्रवाई क्या करती है हुकूमत। ठीक हो गया। फारूक मुनई साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से अभी आपने कहा वजीर बल्दियात का ये कहना है कि 51 ऐसी इमारतें हैं जो कि खस्ता हाल है और उन्हें फौरी गिराने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, बल्कि ये भी कहा गया कि 24 घंटों में, अगले 24 घंटों में उनकी रिपोर्ट तलब कर ली गई है और उनके हवाले से मुमकिन तौर पर उन्हें गिराने का ही फैसला किया जाएगा। क्या कोई अल्टरनेट प्लान इन इमारतों में जो रिहाइश पजीर अफराद हैं उनके लिए भी कोई अल्टरनेट ऑप्शन सोचने पर गौर किया जा रहा है? सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने एतराफ़ किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान के ये जो मसले हैं गैर कानूनी तामीरात के जो है ये एक संगीन मसला है और उस पर हम बड़ी मुश्किल से जो है ना काबू नहीं पा रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन जो है ना ये मसला हल नहीं हो रहा, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है और सबसे बड़ी बात यह कि शहर के ओल्ड एरिया में ज़्यादातर जो तामीरात हैं वो 50 गज के ऊपर, 40 गज के ऊपर जो है ना आप 6 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और वहाँ पर जो रहायश पजीर हैं वो आंसुओं से रो रहे थे, कोई पड़ोसियों के घर में रह रहा है, कोई रिश्तेदारों में घर रहा है, करीबी बिल्डिंग खाली करा ली गई हैं, लेकिन उनको अल्टरनेट कुछ नहीं दिया जा रहा। तो इसका जवाबदेह कौन है, जरा इस पर बात करते हैं। अफजल नदीम साहब, सर आपकी जानिब आएंगे। अभी 2-3 सवाल एग्जिस्ट कर रहे हैं सर। पहले तो ये कि अगर 3 मंजिला इमारत बनाने की इजाज़त ली गई थी तो फिर 2 या 3 इजाफी स्टोरीज कैसे डेवलप हो गई? इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि लेटर्स लिखे गए थे गैस, पानी और बिजली मुनक़ता करने के। अगर वो लेटर्स वाकई में लिखे गए थे तो फिर अब तक कनेक्शन डिस्कनेक्ट क्यों नहीं किए गए थे? सर इस हवाले से क्या कोई खबर है आपके पास? देखें, असल में कराची को समझना पड़ेगा। जैसे हम सिंध को अभी तक नहीं समझ पाए, बिल्कुल उसी तरह कराची को समझना भी बहुत मुश्किल है। कराची समझने की बात मैं ये कह रहा हूँ, ये तो एक सिर्फ हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से बात कर रहे हैं, जो खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। पूरा एक निज़ाम बना हुआ है, पूरा एक सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ ये एक सिस्टम नहीं है। पानी की सप्लाई का सिस्टम चाहें तो वो इससे ज्यादा हौलनाक सूरत हाल है। बिजली की फराहमी के हवाले से हम बात करें तो इंतहाई बड़े बड़े सिस्टम वहाँ काम कर रहे हैं। कराची में अगर किसी भी हवाले से कोई भी आप बात करना चाह रहे हैं, एक्साइज के हवाले से चाहें कि इनकी जो लीज होती है उस पर सिस्टम चल रहे हैं, गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन होती है उस पर सिस्टम चल रहे हैं। तो कोई 25 से 30 सिस्टम तो कराची में चल रहे हैं, जिसमें एक छोटा सा मैं कहूंगा उसको और इंतहाई खौफनाक और खतरनाक सिस्टम आपका सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में है। अब आप कहें कि हुकूमत के जो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी सुन रहा था, बड़े दावे कर रहे थे, खत लिख दिया, खत दे दिया, खत आ गया, खत चला गया। भाई ये तो एक ऐसे रस्मी कार्रवाई होती है। सही। आज हम ये प्रोग्राम कर रही हैं, आप यहाँ पर इतना डिटेल से बात कर रही हैं, पूरे इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ये प्रोग्राम होगा कल, शायद आप इस पे कोई एक फॉलो अप स्टोरी कर लेंगी मेरा ख्याल है, और परसों ये कहानी खत्म हो जानी है। उसके बाद फिर हम इंतजार करेंगे किसी नई बिल्डिंग के गिरने का, जो कि रुकेगी नहीं। मैं आप जितना भी प्रोग्राम कर लें, कितनी भी बात कर लें, कराची में इस टाइप की सिचुएशन रुकने वाली नहीं है। ये तो सर जी अफसोस की बात यह है कि कलेक्टिव 588 इमारतें हैं जिन्हें खतरनाक करार दिया गया और 51 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें फौरी तौर पर गिराने की जो है वो पेशगोई की गई है या वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो फिर अल्टरनेट प्लान कौन देगा? क्या SBCA के पास कोई अल्टरनेट प्लान होगा इन रिहायशियों के लिए? नहीं, SBCA कोई इदारा हो तो मैं समझू ना, वो तो एक कुटपतली, एक सिस्टम की कुटपतली एक दफ्तर है, जहां से जो सिस्टम उनको कहता है उसी हिसाब से वो करते हैं। आप ये तो सिर्फ एक लियारी की बात कर रहे थे ना, आप 500 कितनी बिल्डिंगें, मैं कह रहा हूं कि 5 लाख से ज्यादा बिल्डिंगें कराची के अंदर। एक इल्फाजी है, ये इल्फाजी नहीं है, ये एक हकीकत है कि इतने ज्यादा खतरनाक बिल्डिंग। ये तो एक लियारी की बात की ना, एक छोटा सा कराची का ओल्ड सिटी एरिया का इलाका है भाई। इसके बराबर में खारादर की बात कर लेना आप, वहां 10-10, 8-8 मंजिला बिल्डिंगें बनी हुई हैं, एक 2-2 फ्लोर के घर के ऊपर। इसको आप छोड़ दें, कराची सेंट्रल में चले जाएं, लियाकताबाद में चले जाएं आप, लियाकताबाद में जितनी खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात हैं शायद आपको कहीं पूरे पाकिस्तान में ना मिले। इसको छोड़ दें, उसके बराबर में गोली मार है, पाक कॉलोनी है। वेस्ट में शेरशाह में चले जाएं आप, बल्दिया टाउन में चले जाएं, वहां से आप वापस पलट कर अब नाजमाबाद में आए तो नाजमाबाद एक पूरा एक जंगल खड़ा हुआ है वहां पर बिल्डिंगों का, और तमाम चीजों के ऊपर उस इलाके में जो लोग हैं वो सिस्टम चला रहे हैं। उसमें बहुत बड़ी तादाद में नाम लूंगा, देखें मतलब नून तो नहीं सिस्टम चलाने, जहाँ जिसका ये शहर है MKM आपकी वो खत्म हो चुकी है एक तरह से, उनका होगा सिस्टम इतना, लेकिन इतना फाल नहीं है जितना इस वक्त कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का
तंजीमी सेटअप चल रहा है। तंजीम से हट के उनके अरकान असेंबली जिस जिस इलाके में जिस भी जमात के हैं वो एक सिस्टम अपने अपने चला रहे हैं वहां पर। इसके अलावा जो ऊपर एक अनदेखा एक सिस्टम है, पहले कराची को तबाह किया था अंडरवर्ल्ड में, लेकिन अब कराची में एक अपर वर्ल्ड है, नजर आ रही है वो, एक बंदे को नजर आ रही है कि डॉक्टर सेंट्रल में सिस्टम चला रहा है, हर तरह का सिस्टम जो है, पुलिस से लेकर बिल्डिंग तक, बिल्डिंग से लेकर पानी तक, वहां एक डॉक्टर नाम का बंदा है, उसका सिस्टम चल रहा है। लियारी में आप आए तो पीपल्स पार्टी के कौन कौन नहीं है, किसका सिस्टम चल रहा है। और इसी तरीके से न्यू कराची, कायदाबाद, मलीर में आप जाएं, मलीर में मैं समझता हूँ कि आप कराची को पूरे भूल जाए, सिर्फ एक मलीर के सिस्टम चल रहे हैं। तो ये पूरा निजाम है, ये कुछ नहीं होना। अब जिन लोगों के इन्होंने कल कहा था कि हम इनको घर देंगे, वो अभी गलियों में, सड़कों में, अभी फारूक मोराई साहब बता रहे थे कि उनको नहीं मिल रहा, कोई रिहाइश नहीं दी इन्होंने, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बरियो जिम्मा हो गए। कह तो रहे हैं वजीर बल्दियात साहब के फी खानदान 10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी, क्या उसके हवाले से कोई अपडेट है? हाँ, वो 10 लाख रुपए देंगे, वो इसलिए दे रहे हैं, मैं बताऊं, आज तक नहीं हुए। वो कल दोपहर को वो एक कमिश्नर ऑफिस में एक तकरीब हो रही है जिसमें कमिश्नर कराची जो है वो 10-10 लाख रुपए के चेक उनके अजीज़ो अकारिब या लवाहिकीन में तकसीम करेंगे। देखिए, एक खास कम्युनिटी है, आपको पता है हमारा जो टच अब चल रहा है, आपका इंडिया से टच चल रहा है, चीजें चल रही है, वो खास कम्युनिटी के लोग हैं, इसलिए उनको फौरी तौर पर मरूब करने के लिए, या मैं समझता हूँ वो अपना सियासी एक, इनकी बहुत ज़ाहिर है वोट है ना इस कम्युनिटी का, सिंध में वोट है, सिंध में रुल जाएगी पीपल्स पार्टी अगर उनकी कम्युनिटी के लोगों को कराची में इस तरह बदहाल कर दें। तो मैं समझता हूँ कि मैं कोई बयानिया नहीं है, ये हकीकत है। हम इस शहर में तो तकरीबन 4 दहाइयां हो गई इस शहर में देखते हुए, और ये जो इस वक्त सिचुएशन जो चल रही है कराची में, मैंने नहीं देखी कभी भी इस अरसे में कि जो खौफनाक सूरत हाल एमकेएम के दौर में भी नहीं थी, जो इस वक्त जो है वो हुकूमत के ज़ेरे साया। आपकी नजर में इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत, मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी, इनकी जो क़यादत के लोग हैं वो सारे जिम्मेदार हैं ना इसके, वही तो कर रहे हैं। मेरे आपके पास क्या है सिवाय हम बात करने के या रोने के या सड़कों के ऊपर इतने इतने बड़े खड्डों के अंदर अपनी गाड़ियां बर्बाद करने के सिवा हमारे पास है क्या? पानी नहीं मिलेगा तो मजबूरी है हम महंगे टैंकर खरीद कर अपने घर में यानी पानी डलवाएंगे और बिल भी देना है उसका। तो ये सारी जिम्मेदार कौन है? मैं किसको जिम्मेदार कहूँ? क्या फिर हमारे रहनुमा आते हैं अफसोस के साथ। सर मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी सजाद तरीन साहब से कि वो फिर आके सिर्फ ये कहते हैं, जैसे नबील गुबोल साहब ने कहा कि हमारे यहाँ जी SBCA एक बदउनवान इदारा है और जिम्मेदारान को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जिम्मेदारान मुस्ताफ़ी भी हो जाते हैं, नई काबीना भी आ जाती है, क्या इस बात की कोई गारंटी देगा कि आने वाली नई काबीना अपनी कारकर्दगी दिखाएगी? क्योंकि हम तो यही रोने रो रहे हैं सजाद तरीन साहब, कभी CDA का वाकया हो जाता है, कभी LDA जो है वो कसूरवार ठहरा दिया जाता है, अब आज जो है वो SBCA रह गया था, इसकी भी आ गई है रिपोर्ट। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं, एक तो ये कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता जी। पिछले दौर में ये था, MQM के दौर में जितनी वहाँ तबाही हुई है कराची में और जो बर्बादी हुई है, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। जनरल बाबर जब ऑपरेशन कर रहे थे, फारूक दादा और मतलब क्या कुछ लोग थे, जब हम मतलब जवान थे तो उस वक्त कराची की पहचान क्या थी? शकील आदलज़ादा, जाहिदा हिना, जॉन एलिया और इस तरह के लोग। जब हम बूढ़े हुए तो हमें पता चला कराची की पहचान बन गया फारूक दादा, कोई काना, कोई गोली मारा, कोई फलाना। कराची को किसी एक अहद में अगर हम कहें कि जी वहाँ से वहाँ वो अच्छा था, तो कोई अच्छा नहीं था। MQM के दौर में जो तबाही और बर्बादी हुई है वो उसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं है। अब जो सूरत हाल ये है कि कराची पर कब्ज़ा करने के लिए, कराची के वसाइल लूटने के लिए तो हर कोई तैयार है। हर पार्टी जो है वो कराची के वसाइल लूटना चाहती है, लेकिन कराची में बेहतरी लाने के लिए, आवाम को सहूलत देने के लिए कोई आदमी उस पर तवज्जो नहीं दे रहा। बात यह है कि हुकूमत के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट से एक आर्डर हुआ था कि जी नेस्ला टावर गिरा दिया जाए, तो पूरे की पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई। वो कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं थी कि मखदूश थी, कोई बुरी हालत थी उसकी, लेकिन बस वो जस्टिस गुलजार साहब बहुत पहले के मतलब वहाँ उस पर उन्होंने नज़र रखी हुई थी, उनके मामलात थे, बहुत सारी अंदर की बातें मेरे इल्म में अब मैं ऑन एयर कहना नहीं चाहता, वो उन्होंने गिरा दिया। सूरत हाल ये है, चाहे लियारी हो, चाहे नाज़माबाद हो, गोली मार का इलाका हो, न्यू कराची हो, जितनी जगह पर जो सूरत हाल है उसकी वजह यह है कि कराची में आबादी का लोड बहुत बढ़ रहा है। पूरे पाकिस्तान से लोग कराची की तरफ मूव करते हैं। कराची एक बड़ा शहर है, रोज़गार बहुत है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं सारे सूबों से, पंजाब समेत सब सूबों से लोग कराची में जाते हैं। वहाँ पर रहायश का बहुत बड़ा मसला है। किसी ने ये सोचा ही नहीं है कि इसको कैसे बेहतर किया जाए। बाकी जो करप्शन है, करप्शन तो वहाँ इतनी है कि आप जनाब किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं,
किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, बगैर पैसे दिए आपका कोई काम नहीं हो सकेगा। मैं आपको अर्ज़ करूं कि मेरे एक जानने वाले थे, उनके एक प्लॉट कराची में पड़ा हुआ था, किसी ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। तो पता ये चला कि जी जब तक आप फलां पार्टी को पैसे नहीं देंगे, फलां पार्टी के लोगों को पैसे नहीं देंगे, ये कब्ज़ा खाली नहीं हो सकता। वहाँ ये सूरत हाल बनी हुई है। अच्छा सर, आप जो पॉइंट रेस कर रहे हैं ना कि किसी भी पार्टी का हम दौरे हुकूमत देख लें, करप्शन भी नजर आती है, लोगों का नुकसान भी नजर आता है, भुगतती सिर्फ अवाम है। मैं सिर्फ एक जुमले में अफजल साहब से गुजारिश करूंगी, सर ये जो बात अभी सजाद तरीन साहब कह रहे हैं, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? बल्कि बहुत सारी चीजें तो तरीन साहब अभी वाजे ही नहीं कर पाए हैं, जो सिचुएशन यहाँ है। सरकारी अराजियों पे जो कब्जे हुए हैं, अभी एक सरकारी कॉलोनी है PNT कॉलोनी, मैं बताऊं वहां पर खिजरी थाना लगता है। उस थाने में SHO का रेट सबसे ज्यादा हाई इस वजह से है कि उस PNT कॉलोनी में सरकारी मुलाजमान थे, उन्होंने माफिया के साथ मिलकर वहां पर 8-8, 10-10 मंजिला बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं उन सरकारी क्वार्टरों के ऊपर। वो इसलिए कि वो पुलिस की सरपरस्ती थी, SBCA की सरपरस्ती थी, आपका DHA के अंदर ये इलाका वाक़ है, वहां पर उनकी सरपरस्ती थी। और ये हो गया, आप कल को आप कहेंगे वो बिल्डिंगें खाली कराएं, ये करें। और इसी तरीके से जो बात चल रही है, अभी आप कह रही थे ना ये मखदूश इमारतें गिराएंगे, एक ईंट एक ब्लॉक नहीं ये गिरा पाएंगे, क्योंकि कल को खुद इनके लोग ही सिचुएशन ऐसी सामने कर देंगे कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, जिनका नुकसान हुआ है, 10-10 लाख रुपए लेके ये खामोश हो जाएंगे? देखिए, ये तो एक बिल्डिंग की कहानी खत्म कर रहे हैं ना हम यहाँ 10-10 लाख रुपए देके। जो अगली बिल्डिंगें जो इन्होंने 500 से ज्यादा जिनका तादाद बताई जा रही है, उनको मुनहदम करने का जो ऑर्डर हुआ है कि उनको फौरी तौर पे गिराएंगे, मैं बात उनकी कर रहा हूँ। ये नहीं गिरा पाएंगे, ना गिरेंगी वो। इंतजार है कि भाई और खानिया कोई और वाकया हो और इस तरीके से मामला जो है वो चलता रहेगा। चंद दिन की 2-4 दिन की कहानी है, ये पहली दफा तो हम नहीं कर रहे ये बात, हमने पता नहीं कितनी मरतबा कितने वाकयात हुए। लेकिन अब जो अल्टीमेटम दिया गया वो 24 घंटे का है वजीर बल्दियात की जानिब से। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर रिपोर्ट आ जाती है कि ये इमारतें रेड अलर्ट है, 1-2 गिरा दी जाए? 24 घंटे में तो अभी कितना टाइम गुजर गया, स्ट्रेटजी बनेगी, कौन करेगा, कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, इसमें 10 हफ्ते 3 हफ्ते इसमें गुजार देंगे। ये 24 घंटे में बिल्डिंग कैसे गिर सकती है? और वजीर आला को बात ये कि वजीर आला ही खुद यानी कि मजबूर हो जाएंगे, इन ऑर्डर को विड्रा तो नहीं करेंगे, वो खामोश हो जाएंगे ऐसे उन ऑर्डर। अच्छा, ये नबील कबूल साहब जो कह रहे हैं कि जिम्मेदारान मुस्ताफी हो जाएं, नई काबीना आ जाती है, अगर इस तरह हो जाता है व्हाट इफ, तो फिर क्या वो कारकर्दगी भरपूर दिखाएंगे? देखिए, मुस्तफी होने की बात भी थी, मुस्तफी हटाया जा चुका ना, जो उनका मुतालबा था उसके बाद तो उनको हटाया जा चुका। मैं एक किसी का नाम नहीं लूंगा, हर बंदे का जब कोई काम किसी इदारे के हवाले से नहीं होता, वो उस इदारे की न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि उनके खिलाफ बयान देते हैं, उनके मुस्तफी होने की बात करते हैं, ताकि आने वाला जो अफसर होगा वो उनका नाम हाई प्रोफाइल रखे, वो उनके बिल्डर्स को नवाजे, वो उनके सिस्टम को चलने दे, वो उनके सिस्टम को तंग ना करे। बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन, हमारी डिस्कशन जारी है। ब्रेक की जानिब बढ़े। अफजल नदीम साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने अपने कीमती तज्जिया और कीमती वक्त से हमें जो है वो हमकनार करते हुए अपना तज्जिया भी दिया। कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के वाक़े के हवाले से हम जो है वो डिस्कशन कर रहे थे। चेयरमैन बिल्डर्स एसोसिएशन हसन बख्शी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहना चाहेंगे। हसन बख्शी साहब, विजिलेंस टीम हो या SBCA का इदारा हो या फिर ओवरऑल हम बात करें कि इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है, 51 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें हाईलाइटेड रेड अलर्ट करार दे दिया गया है। आने वाला वक्त कितना अलार्मिंग है, या यूं ही हम यही इंतज़ार करेंगे कि एक के बाद दीगरे किसी इमारत के गिरने की बात हो, लोगों के मरने की इत्तलात हो और फिर उन्हें कुछ अमाउंट दे के खामोश करा दिया जाए? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया। देखिए, 588 बिल्डिंग वो हैं जो डेंजरस डिक्लेयर्ड हैं, जो कराची में हैं, और तकरीबन 125 बिल्डिंग इंटीरियर सिंध में है। ये तकरीबन टोटल 700 डेंजरस डिक्लेयर्ड बिल्डिंग है। मैं समझता हूँ इसके लिए लेजिस्लेशन होना चाहिए कि ये गरीब लोग इसमें रहते हैं, इसको आप फाइनेंशियली चैलेंज लोग रहते हैं, डिस्पोजेस क्यों नहीं कर पाएंगे, कितने लोगों को आप सड़क पे लेके आएंगे। तो इसका मेरे हिसाब से हल ये है कि जो बिल्डिंग जैकेटिंग हो सकती है, रेट्रोफिटिंग हो सकती है, उसकी फिलफॉर गवर्नमेंट रेट्रोफिटिंग करे, यानी उसको सिस्मिक मयार पे ले आए, अर्थक्वेक की जो रिक्वायरमेंट है। जो नहीं हो सकती उसके मालिकान को नोटिस दें लैंड के कि भाई 3 महीने में आप रिकंस्ट्रक्शन करें, 2 साल का किराया दें वहाँ के रहने वालों को, और जैसी बिल्डिंग मुकम्मल होती है उतना एरिया फ्री ऑफ कॉस्ट दें,
और चूंकि रेशो बढ़ गया है तो वो 2-4 फ्लोर जो एक्स्ट्रा मिलेंगे या रेशो उससे एक्स्ट्रा दे दिया जाए और वो उससे अपनी कॉस्ट और मुनासिब सा नफा रिकवर कर ले। ठीक। अगर ओनर फेल होता है तो एक अथॉरिटी बना दी जाए जिस प्राइवेट लोगों की, जिसमें पीकेटी का चेयरमैन हो, पीईसी का चेयरमैन हो, आबाद का चेयरमैन हो, और वो इन केसेस को हंगामी बुनियाद पे हल करे। उस अथॉरिटी के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, रेसिडेंट्स जाके किसी बिल्डर को ले आए, चाहे वो एसबीसी का के बाद उसके बाद लाइसेंस हो, आबाद की मेंबरशिप हो, वो ये काम कर दे इसी फॉर्मूले पे। सर ये जो फार्मूला आप बता रहे हैं, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये तो वो चीज़ें जो होनी चाहिए। अगर एक 3 मंजिला इमारत ऑलरेडी इलीगल डिक्लेयर्ड थी, यहाँ तक बताया जा रहा है कि मज़ीद उस पर कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं थी, महकमा पानी, महकमा बिजली और गैस को खतूत लिख दिए गए थे कि कनेक्शंस भी डिस्कनेक्ट किए जाएं, तो फिर नौबत यहाँ तक कैसे पहुँच गई कि उस पर 2 मंजिलें भी तामीर हो गई इजाफी, कोई कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ और एट लास्ट इमारत गिर गई? मैं इसकी आपको इस बात का जवाब देता हूँ, पर थोड़ा हमने समझना पड़ेगा कि रेजोल्यूशन हल क्या है। देखिए ये अगर वो नहीं करते तो आबाद के या पीसी के मेंबर को दे दें, वो करके दे देंगे। अब आपने कहा ये कैसे पहुंच गए यहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ करप्शन, कनाइवेंस की मिली भगत की वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं, जिससे इंसानी जिंदगी को खतरा है और उन इंसानों की तमाम जिंदगी की जमा पूंजी को भी खतरा है। ठीक है ना। इसमें बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे। करप्शन किस महकमे की? सिर्फ कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की, ठेकेदारों की? नहीं, बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान शामिल हैं इसमें लोकल इंतजामिया के एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान शामिल हैं, लोकल पुलिस वाले शामिल हैं, वो जो बना रहा है वो क्रिमिनल है, माफिया है, वो शामिल है, ये 4 वहाँ का इलाके का गुंडा एलिमेंट शामिल है। ये 5 लोगों की सपोर्ट से, मिली भगत से इस किस्म की बिल्डिंगें बनती हैं, छत बिकती है और छत के ऊपर 15-15 लाख रुपए फी छत लेके मजीद छतें डलती हैं। सर क्या ये सिंध सरकार को मालूम है कि इतना कुछ चल रहा है उनकी नाक के नीचे? ये कराची में देखें 600 तो वो बिल्डिंग है जो डेंजरस डिक्लेयर्ड है और 60,000 वो बिल्डिंग है जो इस किस्म की इलीगल, अनऑथराइज, अनअप्रूव बनी है। कैसे हो सकता है कि किसी को मालूम नहीं हो? आप आ जाए मेरे पास, मैं और आप गाड़ी में आपके कैमरामैन की तरह घूमते हैं और जिस ये इलाके में बिल्डिंग गिरी है ना, उस गली में मेरे ख्याल में 30 ऐसी बिल्डिंग है। उस गली में ऐसी 100 गलियां होंगी, यानी 300 बिल्डिंगें तो वहां होंगी या 3000 बिल्डिंगें होंगी। ये कैसे मुमकिन है कि किसी को मालूम नहीं है? और अगर मालूम नहीं है तो फिर मुझे नहीं समझ आता उनको हुक्मरानी करने का, उनको क़यादत करने का, उनको लीड करने का क्या हक बनता है? कहा जा रहा है जिम्मेदारान मुस्ताफी हो जाएं, इस्तीफा दे दें, उनकी जगह नई टीम आएगी। क्या नई टीम कारकर्दगी शो करेगी या वो भी तमाम तर चीजें खामोशी से देखती रहेगी? देखिए जो लोग इसमें शामिल हैं, मैंने आपको 5 लोग कहे, आप उनके खिलाफ एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ATC के तहत मुकदमे दर्ज करें, नॉन बेलेबल दर्ज करें। जो बिल्डिंग बना रहा है उसके खिलाफ भी, जो बनवा रहा है उसके खिलाफ भी, जो आंख बंद करके बैठा है उसके खिलाफ भी। जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे और वो बिल्डिंगें नहीं रोकी जाएंगी, जो आज भी ऐसी 2-2.5 हजार बिल्डिंगें बन रही है कराची में। अच्छा सर, अरेस्ट कौन करेगा? अभी आप कह रहे हैं कि पुलिस अफसरान भी शामिल हैं, SBCA भी शामिल है, इसमें दीगर महकमान भी शामिल है, तो फिर अरेस्ट करने के अहकाम कहाँ से आएंगे? सिंध सरकार देगी ये हुक्म? ये हुकूमत को ही देना पड़ेगा ना मैडम। हुकूमत एक रिप्रेजेंटेटिव वो है पब्लिक की। अगर 27 या 28 लोग इस हादसे में इंतकाल कर गए तो इससे बड़ा क्या साने होगा? देखिए कराची एक सिस्मिक जोन है। सही। अगर खुदा ना खास्ता या अर्थक्वेक आता है 7 रिक्टर स्केल का, तो ये बिल्डिंगें पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिरेंगी। आज अभी सर आप अर्थक्वेक की बात करें, मैं माजरत के साथ आपको रोकना चाहूंगी सजातरीन साहब, अगर गुज़श्ता महीने की बात करें तो बहुत सारे ऐसे जोल्स आए हैं जो कि मेजर नहीं थे लेकिन माइनर जोल्स से आने वाले वक्त में खुदा न खास्ता कोई बड़ा अगर अर्थक्वेक आ जाता है, कोई और सान्या पेश आ जाता है, तो फिर भी सिंध हुकूमत खामोश रहेगी? देखिए मैं समझता हूँ हम कराची की आधी से ज़्यादा बिल्डिंगें में गिर जाएं तो जो सिंध गवर्नमेंट है उसका यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा जो अभी उन्होंने दिए है। होना तो ये चाहिए था कि चीफ मिनिस्टर सिंध जिम्मेदारी कबूल करते, रिज़ाइन कर जाते, वज़ीर बल्दियात रिज़ाइन कर जाते
और बाकी तमाम मुतलका लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ और ना होगा, क्योंकि सारे सिस्टम के तहत चल रहे हैं और सिस्टम वहाँ जो हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर है। सिस्टम में सारे पैसे तकसीम होते हैं, सिस्टम वाले सारे पैसे लेके आगे चल रहे हैं, पैसों का सारा खेल है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि चंद साल पहले मैं कराची गया और कराची में, न्यू कराची में एक जगह है नाला स्टॉप। नाला स्टॉप के साथ एक छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई थी। अभी वहाँ आप जाके देखें, वो 5-6 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, किसी भी वक्त वो भी गिर जाएगी, किसी ने पूछा नहीं है। आप वैसे कराची में बग़ैर पैसे दिए एक ठेला नहीं लगा सकते सदर बाज़ार में कि एक ठेला लगाएं, लेकिन यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, ऐसे बन जाती हैं बिल्डिंगें। ये सब पैसे लेते हैं, पैसों का खेल है और कुछ नहीं होगा। ये चंद दिन का शोर है, उसके बाद कुछ नहीं होगा, किसी किस्म का नहीं होगा। ये कोई पैसे वैसे दे देंगे और बस जी बना रहे हैं। आप यकीन करें, अगर इस तरह हो तो आधी से ज्यादा कराची की बिल्डिंगें आपको गिरानी पड़ जाएंगी। ऐसा ही है सर, लेकिन कोई नहीं गिराएगा, कोई नहीं गिराएगा। ये मैं समझता हूँ मुराद अली शाह को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और रिजाइन कर देना चाहिए कि मैं नहीं कंट्रोल कर सका कराची को। वजीर बल्दियात सईद गनी को प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए। ये क्या बात हुई कि जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि मैं आने वाले वक्त का वजीर आजम हूँ, एक सूबा, एक आपसे जो है वो शहर कंट्रोल नहीं हो रहा, आप पूरा मुल्क कंट्रोल कर सकेंगे? उनके लिए मेरा ये सवाल है। देखें, बात ये है कि ये जो बात है ना कि मैं आने वाला वजीर आजम हूँ, इस तरह के वजीर आजम के कैंडिडेट तो कुछ 4 दर्जन के करीब मार्केट में घूम रहे हैं। ठीक है ना, जिससे आप पूछें वही कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, जिससे मैं पूछें तो वही प्राइम मिनिस्टर हूँ। आपको याद होगा एक दफ़ा राना सनाउल्लाह साहब ने मोहसिन नकवी साहब के बारे में कहा था कि उन्होंने तो सिर्फ वजीर दाखिला ही कहा है कि बस मैंने वजीर दाखिला बनना है, अगर वो चाहते तो वो वजीर आजम भी बन सकते थे। तो यहाँ वजीर आजम के तो कैंडिडेट बहुत फिर रहे हैं। सवाल ये है कि किस आदमी के पास ये प्रोग्राम है कि यहाँ जो रहायशी सिस्टम है, रहायशी निज़ाम है, रहायशी कॉलोनी हैं, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, लोगों के घर कैसे बेहतर किए जाएं। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पीपल्स कॉलोनी के नाम से कॉलोनियाँ बनाई थी, पंजाब में बहुत ज़्यादा वो कॉलोनी हैं, लोगों को बनाई, सड़कें उनकी बड़ी रखी गई, सीवरेज का सिस्टम वहाँ रखा गया, आज तक वो कॉलोनियाँ चल रही हैं, प्लाट छोटे रखे गए 5-5 मरले के। सवाल ये है कि आप छोटी जगह पर बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, वो बिल्डिंग जो है वहाँ बनने के काबिल ही नहीं है और सारे पैसे लेके रातों रात तो नहीं बनती ना, एक पूरे प्रोसीजर के थ्रू हो रहा है सारा काम। बात फिर कहाँ जाती है विजिलेंस? जब नोटों की पट्टियां बांध के अफसरान के आंखों पर रख दी जाएं तो फिर कौन पूछेगा? आप मुझे बताएं, को देखते हुए भी नहीं देख रहे होते, देखते हुए भी नहीं देख रहे होते और सारी बिल्डिंगें बन रही होती हैं और जब गिर जाती हैं फिर क्या देते हैं कि जी बस अब बिल्डिंग गिर गई है जी, फलां जिम्मेदार है, फलां जिम्मेदार है। नबील गबोल साहब ये कह रहे हैं जी फलां रिजाइन कर जाए, उन्होंने क्यों नहीं कहते कि चीफ मिनिस्टर रिजाइन करे? चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है, रिजाइन करे, वो नया आदमी आए ताकि आके वो देखे क्या। अच्छा, फारूक मुराई साहब, नया आदमी आ जाए तो क्या नया आदमी अपनी कारकर्दगी शो करेगा? पिछले 15 सालों से हमने कारकर्दगी देख ली है, किसी भी पार्टी की बात कर लेना, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ, MQM की बात कर रही हूँ, ओवरऑल पिछले 15 सालों का अगर अहाता करें तो कारकर्दगी इस वक्त जो कराची की है वो बदतर ही होती चली जा रही दिखाई दे रही है, उसमें कहीं कोई डेवलपमेंट चांसेस नहीं या बेटरमेंट नहीं नजर आई। अब आने वाले वक्त में क्या होगा? देखें, बात यह है कि जो है ना, वो तो दूर की बात है हुकूमत, लेकिन आप ये देख लें SBCA के इसी जो है ना 5 साल के दौरान 5-6 जो है DG जो है ना तब्दील हुए, लेकिन कोई भी जो है ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। सिस्टम चल रहा है अपनी जगह पर। ये लोग ये कहते हैं कि जनाब ये तो जो है ना हम FIR दर्ज करेंगे और 24 घंटे में डेमोलिश करेंगे। एक बिल्डिंग गिरी है, उसमें ही जो ना आपको डेमोलिशन मलबा उठाने में 3 दिन लग गए आपको, तो आप ये इतनी सारी 51 बिल्डिंगें कैसे डेमोलिशन कर सकते हैं? ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। और उनकी रिपोर्ट तो पहले से ही है, फिर 24 घंटे का वेट क्यों किया जा रहा है? फारूक साहब, रिपोर्ट तो ऑलरेडी है कि वो रेड अलर्ट मारते हैं, 588 जो है वो खतरनाक है, ये 51 रेड अलर्ट है, किसी भी वक्त गिर सकती हैं, तो फिर 24 घंटे का वेट क्यों? देखें, कल कमिश्नर कराची के ऑफिस में जो अक़िलती बिरादरी के जो महेश्वरी हिंदू खानदान के 20 अफराद जो है इस सानिये में मारे गए, उनको जो है ना चेक दिए जाएंगे और दीगर अफराद को भी 10-10 लाख रुपए के चेक दिए जाएंगे। कुछ दिनों तक ये जो है ना शोर रहेगा, FIR हो रही है, फला हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर खामोशी हो जाएगी, फिर हम किसी और सानिये का इंतजार करेंगे। हसन बख्शी साहब, सर आपकी जानिब आएंगे। अब अगर यही सिनेरियो चलता रहा, यही प्रोसीजर फॉलो करते रहे, तो फिर आने वाले वक्त में भी हम यूं ही बैठे कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, किसी नए सानहे का वेट कर रहे होंगे या फिर कैजुअलिटीज़ पर अफसोस कर रहे होंगे। इसके अलावा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कोई और सोल्यूशन आएगा।
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 8 साल में 8 बिल्डिंगें गिरी हैं, ठीक है, और मैं ये समझता हूं कि इसमें अल्लाह का करम था कि ये 80 या 120 नहीं गिरी। जिस हिसाब से बेहंगम काम हो रहा है, तो कैजुअलिटीज एंड नंबर ऑफ बिल्डिंग्स फॉलिंग डाउन शुड हैव बीन मच मोर। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने होश के नाखून लेने पड़ेंगे। आज जो इलीगल एक्टिविटी चल रही है उसको रोक के डिमोलिश करना पड़ेगा। जो बिल्डिंगें ऑक्यूपाइड है उसको सर्वे कीजिए, जिसकी जैकेटिंग या रेट्रोफिटिंग हो सकती है उसको सिस्मिक लेवल तक लाया जा सकता है, उसको लाएं। जो मुमकिन नहीं है उसको डिमोलिश करें। ये पॉसिबल नहीं है कि 60,000 बिल्डिंगें बन गई हैं आप इसको सबको तोड़ दें। सही, दिस इज नॉट पॉसिबल। सही, इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और सोल्यूशन निकालने के लिए लेजिस्लेशन चाहिए। इस वक्त कोई लेजिस्लेशन नहीं है इस पे। लेजिस्लेशन ये है कि अगर कोई इलीगल बिल्डिंग बनी है तो उसको तोड़ दिया जाए। क्या आपकी एसोसिएशन कुछ इस हवाले से प्रोसीजर या सोल्यूशन दे सकती है सिंध गवर्नमेंट को कि वो क्या करें, या जिस तरह से आप सोल्यूशन प्रोवाइड करें कि ये 5 से 6 मराहिल हैं, अगर इनसे गुजार दिया जाए तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है? देखिए हम इनको सिंध गवर्नमेंट को ड्राफ्ट लेजिस्लेशन भी बना के दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम समझते हैं कि एक भी इंसान की अगर हम जिंदगी बचाने में कामयाब हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो हजारों या अभी 28 लोग इसमें इंतकाल किए, कुड हैव बीन 2,80,000 इज वेल। माइंड यू कि अगर खुदा ना खास्ता कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो यू डोंट नो व्हाट वी आर फेसिंग। बिल्कुल ऐसे ही है सर। आपकी बात को जरा थोड़ा आगे पहुंचाना चाहूंगी सजातरीन साहब। लेजिस्लेशन बना के दे दी जाती है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अब भी सवालिया निशान है। वो कौन करेगा? सिंध हुकूमत करेगी, नून लीग करेगी, विफाक करेगी, MQM करेगी, ओवरऑल कौन करेगा? देखिए ये मैं समझता हूँ ये कानून बनाने की तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है, कानून पहले भी मौजूद है, उन पर कौन से अमल दरामद हो रहे हैं। सवाल ये है कि ये लोग बेहिस हैं, ये हुक्मरानों में कोई मतलब वो नहीं है, कोई इनको एहसास नहीं है कि गरीब लोग मर जाते हैं, इनको कोई एहसास नहीं है। ये उस वक्त तक एहसास नहीं होता जब तक इनकी अपनी बिल्डिंगें नहीं गिरेंगी। जब इनकी अपनी बिल्डिंगें गिरेंगी, इनको खुद नुकसान होगा, तो फिर इनको पता चलेगा। बात यह है कि करप्शन की बुनियाद इतनी मजबूत है वहाँ, इतनी मजबूत है कि आप किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। आपको याद होगा एक दफ़ा रेंजर ने वहाँ छापा मारा था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल पे, बहुत सारी फाइलें उठा के ले गए थे, फिर उसके बाद रेंजर वाले भी खामोश हो गए, रेंजर ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, वो कुछ नहीं हुआ। तो वो वहाँ जितनी इंतज़ामिया है ना, वो सारे उस सिस्टम में मतलब उस रंग में रंगे हुए लोग हैं। कोई ऐसी बात नहीं, आप मैं समझता हूँ आप किसी फरिश्ते को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का आके DG लगा दें, उसके सरबराह लगा दें, वो भी नहीं कुछ कर सकेगा, इसलिए कि नीचे सिस्टम सारा करप्ट है, सारा सिस्टम करप्ट है। अब मैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के एक डिप्टी डायरेक्टर को मैं जानता हूँ जिसके 4 घर तो इस्लामाबाद में हैं। अब उससे पूछा जाए कि भाई 4 घर तूने इस्लामाबाद में कैसे खरीद लिए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बैरून मुल्क उनकी जायदादें हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पहले वो एक साहब थे वो भाग गए, किसने पूछा उससे? तो यहाँ मैं समझता हूँ जो एक सिस्टम है वो सिस्टम को तोड़ने के लिए बहुत बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम चाहिए, बहुत बड़ा इनकलाबी इक़दाम चाहिए, जो वो नहीं हो सकेंगे। ये वज़ीर आला साहब हैं। इनकलाब इस जगह पे आके रुकता है कि शामिर खान भुट्टो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नए सरबराह मुकर्रर हो गए हैं। अब उन पे भारी जिम्मेदारी है कि आने वाले वक्त में वो अच्छे और फैसला कुन जो है वो अलाउंस और तमाम तर जो है वो इजाज़तनामे जारी करें। देखिए मैं समझता हूँ कि मैंने आपको पहले कहा है, आप किसी को ले हैं सर, इसका जवाब आपसे लेंगे, बल्कि तीनों मेहमानों से लेंगे। एक ब्रेक पे जाने बढ़ने का कहा जा रहा है। नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर होते। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल रेस किया था ज़रा सजातरीन साहब से उसका जवाब मुकम्मल करने की इस्तदा करेंगे। शामिर खान भुट्टो साहब सिंध कंट्रोल बिल्डिंग एसोसिएशन के अथॉरिटी के नए सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं, भारी जिम्मेदारी आयद होगी उन पर, क्या कारकर्दगी दिखा पाएंगे? सर उनका जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के सारे जो करप्ट अफसरान हैं वो उनके घर पहुंच गए हैं सलामियाँ देने के लिए। जब वो वहीं सलामियाँ उनको दे रहे हैं और मुबारकबादें उनको दे रहे हैं और तोहफे उनको दे रहे हैं, वो क्या करेंगे आके? ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल जो है इसमें बहुत बड़ी करप्शन है, और इस सिंध के किसी इदारे को आप देख लें, कहीं चले जाएं आप, बहुत ज़्यादा करप्शन है। उस करप्शन का ख़ात्मा मुमकिन नहीं है ऐसे इक़दामात से। ऐसे इक़दामात से थोड़े से ज़ख्मों पे आप मलहम लगा देंगे कि चलें जी ठीक हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा इनकलाबी इक़दाम करना पड़ेगा,
और बहुत बड़ी वहाँ पर तब्दीली लानी पड़ेगी, जिसके इम्कानात अभी नज़र नहीं आ रहे। और ये जो मुराद अली शाह है, मैं समझता हूँ ये मतलब इनको अपनी नाकामी तस्लीम करनी चाहिए थी और अपने रिज़ाइन कर जाना चाहिए था कि जी मैं नाकाम हो गया हूँ, कोई किसी और को जगह देनी चाहिए थी। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई होता नहीं है। सईद गनी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं भाई जाओ इस कौम की जान छोड़ो, इस्तीफ़ा दो कि जनाब ये नाकामी है मेरी, मैं इंचार्ज था, नहीं हो सका काम, मैं जा रहा हूँ। पाकिस्तान में ये रिवाज ही नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई अपनी जिम्मेदारी कबूल करे, क्योंकि उनको पता है नीचे सिस्टम चल रहा है और ये सब लोग जो हैं किसी न किसी तरह ये सिस्टम के मतलब सरपरस्त हैं। और जब सिस्टम के सरपरस्त खुद यही लोग हों, किसके खिलाफ एक्शन होगा? आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। इसी जगह पर ये जो बिल्डिंग गिरी है, अब 6 महीने बाद देखिएगा यहीं पर एक नई बिल्डिंग बनी हुई होगी, फिर हम किसी और बिल्डिंग का मातम कर रहे होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि अब लोग इतने विजिलेंट हो गए हैं कि वो ये डिमांड करें बिल्डिंग बनाने वालों से कि क्या आपके पास SBCA का इजाजतनामा है जिसके तहत आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ओहो, इजाजतनामा लेना कौन सा मुश्किल है? ये सब बिल्डिंगों को इजाजतनामे मिले हुए हैं ना जी। ये जो गिर रही हैं और जो बताया गया बाकी खतरनाक बिल्डिंगें, इनका सबको मिले हुए हैं ना इजाजतनामे। इजाजतनामे तो ले लेते हैं वहाँ, वो पैसे लगाते हैं, इजाजतनामा मिल जाते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी टाइकून ने, आपको पता नहीं, एक इंटरव्यू में कहा था कि फाइल को पहिए लगाने पड़ते हैं। तो बात ये है कि फाइल को पहिए लगा देते हैं, वो पैसे लगा देते हैं, उनको मिल जाता है। कोई आदमी इस बारे में संजीदा ही नहीं है, जाके देखता ही नहीं है कि भाई इनको 3 मंजिला बिल्डिंग, ये 4 मंजिला बिल्डिंग बनाने की इजाजत दी गई है, ये 6 मंजिला क्यों बना रहे हैं? अच्छा, ये इजाजतनामा अभी भी मेरे जहन में ना ये सवाल एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी। फारूक मुराई साहब, ये इजाजतनामे का क्या कॉन्सेप्ट है? SBCA का इजाजतनामा क्या जाली भी बनाया जा सकता है, या फिर जिस तरह से अभी सजातरीन साहब कह रहे हैं कि इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है इजाजतनामा लेना? अगर ये बहुत बड़ी बात नहीं है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम शामिर खान भुट्टो साहब से कोई नई उम्मीद वाबस्ता करें कि वो कोई ट्रांसपेरेंसी कायम कर सकेंगे SBCA में। अरे मैडम, क्या बात कर रही हैं आप? जो मुस्तनद बिल्डर हैं, जो आबाद के मेंबर हैं, उनके काम इतनी जल्दी नहीं होते SBCA में जितने ये जो है माफिया जो है, ये पैराशूटर हैं, ये जो है ना बड़े जालिम लोग हैं, इनकी बड़ी चलती है। ये पहिए लगाते हैं, उसके ऊपर जो है ना इजाजत तो ले लेते हैं वो 2 मंजिलों की, जो वहाँ की कानून होता है। उसके बाद वो किस तरीके से रातों रात जो उसको जो है ना ऊपर कैसे बिल्डिंगें बनाते हैं और किस तरीके से जो है ना वो छत डलती होगी। अब आप छत डलने के लिए के भी तरीकेकार होते हैं, उसका भी एक कानून होता है कि उसको कितने दिन तक पानी देना है, कितने दिन तक जो है ना उसको वो रखना है आगे, मतलब ताकि वो उसमें पानी रहे, वो मजबूती हो। वो रातों रात खड़ी कर देते हैं, तो वो छत क्या मजबूत होगी? आप खुद बताएं ना। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि जो है ना कोई इस तरह के जो है वो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश नहीं करते कि जो घर हम खरीद रहे हैं या जिस घर में हम रह रहे हैं, लेट सपोज उसका रेंट पे करें, आया ये तमाम तर तकाजे पूरे करते हुए इसकी तामीर हुई है या नहीं? देखें, बात यह है कि आपको एक बात सुनकर हैरत होगी कि जिस तरह चाइना कटिंग के प्लाट तो आपने सुने होंगे, यहाँ पर SBCA में भी एक चाइना कटिंग जो ना डेमोलेशन होती है। जहाँ पे ज़्यादा शिकायत मिलती है, उनको ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो वहाँ जाकर ये लोग दीवारें तोड़ के आ जाते हैं, उसके पिलर नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि वो दोबारा बन सके, उनसे जो है ना पैदागिरी हो सके, उनसे पैसे मिल सकें। ये उस यहाँ तरीक़ेकार है। बाकी शहरी जो है ना वो उनको क्या पता, वो तो घर देख के खुश हो जाते हैं, कलर किया हुआ हो, किचन अच्छा बना हुआ, वो तो ये समझते हैं कि चलो भाई हमें रहने के लिए घर मिल गया। वो पीछे थोड़ी देखते हैं कि ये हुआ क्या है, पीछे किस तरीके से बनी है, वो उनके सामने थोड़ी बनी है वो। अब 27 कैजुअलिटीज हुई हैं, क्या इनमें से कुछ अफराद ऐसे हैं जो कि ये सवाल रेस कर रहे हैं विजिलेंस टीम के लिए कि वो कहाँ थी उस वक्त जब इस इमारत की तामीर हो रही थी, और अगर ये इलीगल थी तो फिर 2 स्टोरीज कैसे डेवलप हो गई, कैसे बन गई रातों रात? देखें, बात यह है कि जो है ना जिस तरीके से ये इमारत बनी है, मैंने आपको बताया कि 2022 में इसको ख़त्म करने के, गिराने के अहकामात मिले थे, लेकिन 3 साल तक खामोशी रही है। तो वो किस तरीके से खामोशी रही है? सबको पता है कि जो है ना उसके ऊपर जो है ना आप पहिए लगे हैं, उसकी वजह से जो है ना कोई डेमोलेशन करने के लिए उनके पास नहीं आया। तो क्या आने वाले वक्त में जिन 588 इमारतों के हवाले से बात हो रही है कि अगर इन पर छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन हो सकती है तो वो करेंगे, रेनोवेशन के ज़रिए अगर ये ठीक हो सकती हैं तो वो करेंगे, अगर इस काबिल भी नहीं है तो गिरा दिया जाएगा, कोई 1-2 इमारत के हवाले से कोई अच्छा फैसला आ सकेगा सामने? देखें, बात यह है कि जो भी कुछ हो रहा है ना, मतलब ये कि मैंने आपको बताया ये मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि दिखावे के लिए 1-2 इमारतों को ये तोड़ें,
लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि इतनी सारी इमारतों के डेमोलिशन हो, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि इसमें इनके अपने हुकूमती ओहदेदार जो है ना मुलविस हैं, कैसे उनको वो तोड़ सकते हैं? इनके अंदर फूट पड़ जाएगी अपनी पार्टी के अंदर। सजातरीन साहब, ये जो 51 बिल्डिंग हैं जो कि हाई अलर्ट हैं, रेड अलर्ट हैं, किसी भी वक्त गिराने का हुक्म दिया जा सकता है, क्या इनमें रिहाइश पजीर अफराद ये सवाल नहीं रेस करेंगे कि अब हमारा क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए, गरीब आदमी क्या कर सकता है? गरीब आदमी को तो अपनी रोज़ी रोटी की पड़ी हुई होती है, वो क्या सवाल करे? नेस्ला टावर गिला, उनके लोग चीखते रहे, किसी ने बात ही नहीं सुनी। बात ये कि ये जो बिल्डिंगें आपने बताई हैं कि ये इतनी गिराएं, किसी ने नहीं गिरानी, ये खुद ही गिरती जाएंगी, लोग खुद ही मरते रहेंगे, और फिर इसी तरह चीफ मिनिस्टर जो है वो फलां को चेंज कर दो, फलां को चेंज कर दो, फलां। भाई ऐसा नहीं होगा। बात ये है, ये एक कराची चेंज नहीं कर दो, आप 10-10 लाख रुपए फी खानदान देंगे तो ऑब्वियस है कि वो भी तो बजट पे आपका असरअंदाज होगा वो ना। 10-10 खानदान, जिन लोगों के घर के सरबराह चले गए, जिनके लोग चले गए, उनको आप 10 करोड़ भी दें तो क्या वो उसका बराबर हो सकता है? वो अजाला हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बात यह है कि क्या 10 लाख आप किसी को दे दें, वो बेचारे फिर इसी किस्म की कोई पुरानी बिल्डिंग तलाश करेंगे, उसी में कोई ले लेंगे, छोटी मोटा सर छुपाने की जगह ले लेंगे। कराची में प्लानिंग के साथ कुछ चीज़ बिल्डिंगें बनाने का अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं है, और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अपना पता नहीं किस दुनिया में वो रहते हैं, उनको कोई समझ नहीं आती। जो इतने महकमे बने हुए हैं, इनके अंदर इतने एम्प्लॉइज हैं, इतने पैसे ले रहे हैं, मैं समझता हूँ ये अगर सारे महकमे ख़त्म कर दिए जाएँ तो हो सकता है कि शायद इस किस्म की बिल्डिंगें ना बने, को करप्शन कम हो जाए। सवाल ये है कि सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, बहुत करप्शन है वहाँ पर। कराची की पुलिस में कौन सी करप्शन नहीं है? कराची के बाकी इदारों में देख लें कौन सी करप्शन नहीं है। तो कराची के जो कराची है उसमें इतनी करप्शन है, और उस करप्शन में तमाम लोग जो हैं, तमाम इदारे जो हैं वो उसमें शामिल हैं। कोई इदारा ऐसा नहीं है कि जो मैं कहूँगी जी ये तो नहीं है, और बाकी सब शामिल हैं और सब सिस्टम का हिस्सा हैं, सब अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं। गरीब लोग मर रहे हैं, 4 दिन बात होती है, 5वें दिन ख़त्म हो जाती है। कौन सा एक्शन लिया गया? कौन सा? मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी को आज चीफ मिनिस्टर को कहना चाहिए था कि आप रिजाइन कर जाओ। अच्छा फारूक साहब, अभी सजातरीन साहब कह रहे थे कि कराची के हालात तब तक नहीं बदल सकते जब तक कोई इनकलाबी चेंज नहीं आता। इनकलाबी चेंज कौन लाएगा? क्या आवाम उठेगी, आवाम सवाल रेस करेगी कि अब हम मर रहे हैं, सिंध हुकूमत को होश नहीं है, वहां सिर्फ एक नारा लगा दिया जाता है कि कोई मरता है मरे, भुट्टो जिंदा है? देखें, भुट्टो की बात नहीं है, ये तमाम जो बातें हो रही हैं इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, तमाम सियासी पार्टियां जो है ना इसमें जिसका जहां जोर चलता है ना उसमें जो है ना वो मुलविस हैं इस करप्शन में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ना जब पीपल्स पार्टी है या जो है ना हुकूमत वाली पार्टी है, ये ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो आप कह रही हैं ना कोई इनकलाब आ जाए, ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने अवाम को बिजली, पानी, गैस और दूसरे मसाइल में इतना उलझा दिया है कि अवाम इसमें ही फंसा हुआ है। मुमकिन नहीं है जो ना अवाम के उठ जाए इस मामले पे। तो क्या आवाम यूं ही रोना रोते रहेंगे, अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखते रहेंगे और ये इंतजार करेंगे कि आज हमारी बिल्डिंग गिरी या कल किसी और की गिरेगी, परसों किसी और के गिरने का वेट करते हैं? देखें, मैंने आपको बताया सज्जाद साहब ने जो बात कही कि ये जो है ना कुछ दिनों के बाद खामोशी हो जाएगी। इससे पहले जो वाकयात हुए उसका क्या हुआ? कुछ दिनों तक शोर बजता रहा और वहाँ पर हर चीज़ मीडिया में इतना उछाला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिर वही हुआ जो है ना खामोशी छा गई। अब फिर एक वाकया हुआ है, आप चले जाएं 40 और 50 गज के ऊपर लियाकताबाद, सोल्जर बाजार, गोलीमार, हर जगह पर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जो है ना 6-6 मंजिला बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई हैं। मैं तो हैरान हूँ कि ये एक झोंका आ जाए ना हवा का तेज तो भी गिर सकती है, इतनी खतरनाक। अच्छा, वो जो मैं इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की बात हसन बख्शी साहब से भी करी थी, वो सवाल जरा मैं आपसे भी करना चाहूंगी। वज़ीर आला सिंध ने भी यही कहा कि शहरी जो है वो फ्लैट खरीदने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें कि ये प्रॉपर वे में कंस्ट्रक्ट हुआ है, नहीं हुआ है, सारे तकाजे पूरे किए हैं या नहीं किए। हमें तो एक इजाजतनामा दिखा के खामोश करा दिया जाएगा। प्रॉपर वे में अगर वजीर आला सिंध शहरियों से ये कह रहे हैं तो फिर वो खुद क्या कर रहे हैं? देखें, मुस्तनद जो बिल्डर हैं, जो आबाद के मेंबर हैं, जो जिनका काम है, जो मशहूर जो है ना मतलब ये काम करने वाले जो है ना बिल्डर हैं, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो पैराशूटर हैं, जो पोर्शन माफिया है, ये जो है ना इनको आप कैसे जो है ना ऊपर खड़े होके तो आप नहीं चेक कर सकते कि सीमेंट कितना डाला, बजरी कितनी डाली। लोग तो आकर देखते हैं, उसकी खूबसूरती को देखते हैं और वो उसको जो है ना वो खरीद लेते हैं। तो फिर फंसते हैं बाद में, फिर जो है ना रोते हैं जब वो छत टपकने लगती है या दीवारों में दरारें पड़ती हैं, फिर उसके बाद रोते हैं वो।
सर अभी जिस तरह से मैं फारूक साहब से भी यही बात कर रही थी और उससे पहले मैंने आपसे भी सवाल किया था कि इतने महकमे बनाने का फिर मुझे नहीं नज़र आ रहा कि क्या पर्पस है अगर वो काम ही नहीं करे। और वज़ीर आला सिंध के मुताबिक लोग फ्लैट ख़रीदने से पहले मुकम्मल और प्रॉपर जांच पड़ताल करें कि आया ये पूरे जो है वो तमाम तर तकाज़ों को पूरा करते हुए बनी है या नहीं बनी। हमें तो एक कागज़ का फरा दिखा दिया जाएगा, हम तो उस पर खामोश हो जाएंगे। प्रॉपर वे में कैसे करें? मैं आपको अर्ज़ करूँ, वज़ीर आला सिंध का ये बयान जो है ये अवाम की तौहीन है, ये अवाम की तौहीन है। मैं समझता हूँ कि कोई अवाम जो है, कोई गरीब आदमी कैसे पता कर सकता है कि ये बिल्डिंग कैसे बनी है कैसे नहीं बनी। ये अवाम की तौहीन की गई है। ये अगर सब कुछ अवाम ने करना है तो ये वज़ीर आला किस लिए बैठा हुआ है? ये तीन मर्दे पिछले 15 साल 20 साल से ये हुकूमत में है, ये पार्टी, ये क्या कर रहे हैं आप मुझे बताएं? ये फिर क्या कर रहे हैं? फिर खुदा के लिए छोड़ दिया जाए, किसी और को आने दिया जो को आके कोई बेहतर सूरत हाल करे। ये क्या आपने बात कह दी है कि जी अवाम खुद पता करे कि बिल्डिंग ठीक बनी है कि नहीं बनी है? हुकूमत का फिर आपने ये जो इतनी फौज जफर मौज भर्ती कर रखी है मुलाजमीन की और इतनी बड़ी तादाद में जो आपने महकमे बना रखे हैं, वो किस लिए बना रखे हैं? ये हर साल लाखों करोड़ों रुपए की जो तनख्वाहें आप उनको देने, ये किस लिए दे रहे हैं? अवाम 2 वक्त की रोटी पूरी करे अपनी जमा पूंजी से। कोई एक अगर छत खरीदते हैं तो उसकी मंजूरी भी अब हमारे जिम्मे आ गई है कि हम चेक करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये इससे ज्यादा बेबसी कोई नहीं हो सकती जो वज़ीर आला सिंध ने कहा है। ये उसकी बेबसी का इजहार है कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ये कह रहा था कि चेयरमैन बिलावल को चाहिए उनसे रिजाइन लें और अपनी पार्टी के किसी और आदमी को बनाएं जो मुतहरक आदमी हो, जो ये देख सके, जो अवाम के मसाइल हल कर सके, जो कराची के मसाइल हल कर सके। किसी ऐसे शख्स को बनाएं। ये मुराद अली शाह ने जो बातें की है ये तो एक जागीरदाराना बयान है, जैसे एक जागीरदार बयान देता है। बिलावल ये फैसला कर लेते हैं तो फिर कौन इस काबिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो आके अच्छे फैसले कर सकता है? जरा ये भी फिर आप ही बता दें। देखिए, मैं समझता हूँ कि बात यह है कि जब क्रिकेट टीम हो, हॉकी की टीम हो या कोई और टीम हो, इवन काबीना हो, जब कोई बंदा अच्छी परफॉर्म नहीं कर सकता तो उसको चेंज कर दिया जाता है। वो देख दिया जाता है कि भाई दूसरा आ रहा है, क्या उससे अच्छी वो परफॉर्मेंस करेगा कि नहीं करेगा। देखिए, बात यह है कि कायम अली शाह साहब को इसीलिए हटाया गया था ना कि कहा गया था जी बुजुर्ग आदमी हैं, ज्यादा काम नहीं कर सकते, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, बहुत बूढ़े हो गए हैं, बड़े बड़े किसी और की बारी है। सही है। हाँ। उसकी जगह बिलावल साहब यंग आदमी को ले आए कि चले जी मुराद अली शाह के, मुराद अली शाह के वालिद भी चीफ मिनिस्टर रहे अब्दुल्ला शाह, ठीक है जी, उनको ले आए कि जी ये करेंगे, वो आपके सामने कर रहे हैं, यंग आदमी भी हैं, सब कुछ है, क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ सब अच्छा की रिपोर्ट, ये उनकी आनिया जानी है, सिर्फ आनिया जानी है जी। गरीब आदमी मर रहे हैं, उनकी आनिया जानी है। किस बेस पे वो ये बात कह सकते हैं कि आवाम खुद जांच पड़ताल करे कि जी जिस बिल्डिंग को वो खरीद रहे हैं, जिस फ्लैट को वो खरीद रहे हैं, उसकी मंजूरी सही तकाजों पे हुई है या नहीं हुई? ये क्या बात कर दी है उन्होंने? ये मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी नाकामी तस्लीम की, अपनी बेबसी तस्लीम की है कि जी आप खुद ही करें, हम नहीं कुछ जान सकते। तो फिर ये महकमे खत्म कर देना बाबा। मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर सिंध और वजीर बल्दियात, इनको गिरफ्तार होना चाहिए। सेक्रेटरी जो है इनको इस्तीफा लेना चाहिए दोनों से, और जो सेक्रेटरी बल्दियात है उसको गिरफ्तार होना चाहिए। जो सिंह बिल्डिंग कंट्रोल का डीजी है, जो इंचार्ज है, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। उनको कहना चाहिए जी हम रिजाइन करके जा रहे हैं, कोई नया आदमी आए जो आके वहां पे काम करे। मेरा ख्याल है अलर्ट करने का कह दें कि फिर अगली जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। अब जाहिर है फिर मतलब मुझे आप बताएं ना, अगर आप कहें जी अवाम ही हर चीज देखती रहे तो फिर ये किस लिए होगा? कराची में पानी देख लें, टैंकर माफिया देख लें, वहाँ एक मसला बना हुआ है। कराची में इतने मसाइल हैं। आप मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 15-20 साल से वहां इक़्तिदार में है, और ये पिछली दफा भी मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर थे, अब भी मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर है। कौन सा इन्होंने काम किया जो बताया जाए कि जी ये काम इन्होंने अच्छा किया है? बिल्कुल। कौन सा काम है जिसमें ये करप्शन की बातें नहीं हुई? और फिर अवाम को जो है इतना परेशान किया हुआ है, अवाम मर रहे हैं, अवाम मर भी रहे हैं, 2 वक्त की रोटी भी दें, टैक्सेस भी पूरे करें, और अब वो जो है इमारतों की खरीदारी से पहले उनकी जांच पड़ताल की मंजूरी भी चेक करें। अफसोस के साथ इस प्रोग्राम की एंडिंग करनी पड़ी है कि वज़ीर आला सिंध के इस बयान पे सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। नाज़रीन, अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजज़िये से आगाह किया। आपसे इजाज़त लेंगे, अल्लाह के बाद।